नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही अहम जानकारी के साथ। बता दें, महाराष्ट्र में संकट के बीच बीजेपी एनसीपी की बैठक खत्म हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस के घर से बाहर निकले हैं फडणवीस, अजित पवार, सपाकर, राहुल नरवाकर भी फडणवीस के घर के बाहर निकले हैं। आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अजित पवार। तो अहम जानकारी, महाराष्ट्र में सियासी भूचाल जो रविवार को आया था, अब उस पे लगातार आगे सीन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार निकल के सामने आ रही है। एक तरफ जहां शरद पवार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं सतारा में, तो दूसरी ओर देखिए महाराष्ट्र के संकट के बीच अब बीजेपी एनसीपी की बैठक जो थी वो खत्म हो चुकी है। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की बैठक चल रही थी देवेंद्र फडणवीस के घर, जो कि खत्म हो चुकी है। और इसके बाद दोनों नेता बाहर निकले। स्पीकर राहुल नरवाकर भी फडणवीस के घर से बाहर निकले हैं। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। जिस तरीके से बगावती तेवर अजित पवार ने रविवार को दिखाया था, उसके बाद से चीजें और भी ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी ओर शरद पवार साफ तौर पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने संबोधन में कह दिया है कि बीजेपी को उनकी असली जगह दिखा के रहेंगे। तो इसी के साथ अजित पवार ने साफ तौर पे कह दिया है कि सिंबल को लेकर, एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर जो है अब ताल ठोकने वाले हैं वो। और ऐसे में अब स्पीकर राहुल नरवाकर भी फडणवीस के घर से बाहर निकले हैं। तो कई ज्यादा मायने लगाए जा रहे हैं इस बैठक को लेकर। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अजित पवार करेंगे। इससे पहले भी अजित पवार ने जब उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद शरद पवार भी सामने आए थे मीडिया के, और उन्होंने कहा था 1980 में भी एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ये पहली दफा नहीं है। और अब देखिए मीटिंग खत्म हो चुकी है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हैदराबाद दौरा है। हैदराबाद पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का लक्ष्य अखिलेश यादव ने कहा है। विपक्षी दलों की एक राय है, एकजुट होकर बीजेपी को हराएंगे। केसीआर से मिलने हैदराबाद पहुंचे हैं अखिलेश यादव। सभी लोग मिलकर बीजेपी को हटाएंगे। कांग्रेस और केसीआर से बात चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। राजभर के संपर्क में जो है उन्हें वो ले जाए। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि राजभर के संपर्क में जो है उन्हें वो ले जाए, क्योंकि ओपी राजभर का बयान निकल के सामने आया था कि अब सपा के कई ऐसे विधायक जो है अब राजभर के खेमे में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में अब साफ तौर पे कह दिया अखिलेश यादव ने कि राजभर के जो संपर्क में है उन्हें वो ले जाए। हैदराबाद पहुंचे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का लक्ष्य है, ये अखिलेश यादव ने हैदराबाद पहुंच के कहा है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष के दलों की एक राय है। तो कांग्रेस और केसीआर से बात चल रही है। अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पे कह दिया एकजुट होकर बीजेपी को हराना है, अखिलेश यादव ने कह दिया। तो पिछले दिनों भी देखा था कि विपक्षी पार्टियों की एकजुटता नजर आई थी। अब इसी संदर्भ में हैदराबाद पहुंचे केसीआर से मिलने के लिए अखिलेश यादव। और अलीगढ़ के इलगास में टशनबाजी में आरोपियों ने युवक के ऊपर गोलियां चला दी। बीच चौराहे पर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। एक गोली युवक के पैर में लगी और वो घायल होकर गिर गया। वहीं गोलियां चलने से जहां पूरे इलाके में भगदड़ मच गई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी और उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल को सीएचसी में भेजा है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और बता दें कि वहीं पुलिस पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो टशनबाजी में युवक को गोली मारी गई है। और ऐसे में साफ तौर पे परिजनों का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई उनकी तरफ से की जाएगी। बता दें, सीएचसी में जब एडमिट हुआ था तो उसको आगे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो इलगास थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां युवक को गोली मारी गई है। बीच चौराहे में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और ऐसे में युवक घायल बताया जा रहा है। ये तस्वीर उसी युवक की है जो कि घायल हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। परिजनों का कहना है कि साफ तौर पे आगे कानूनी कार्रवाई उनकी तरफ से की जाएगी। और ऐसे में तस्वीर निकल के सामने आई जब एक बार फिर से अपराधियों के हौसले जो है वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बीच चौराहे पे युवक को गोली मारी गई है, घर से बुलाकर बीच चौराहे में गोली मारी गई है। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि अब अपराधियों में अब
अपराधियों में जो है वो पुलिस का खौफ नहीं रहा है और इस वजह से ऐसी घटनाएं निकल के सामने लगातार आ रही है। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला है, अलीगढ़ के इल्गाज का ये पूरा मामला है, जहां से ये जानकारी निकल के सामने आई है। प्रदीप पुंडेर इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कब का बताया जाता है ये मामला, कब का बताया जा रहा है ये मामला? और देखिए, खास बात तो यह है कि अपराधियों में अब पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। पूरा मामला कल रात का है और ये इगलास क्षेत्र में जो गोंडा रोड है वहां पर एक दुकान है मोबिन की, जो वहां पे दुकान चलाता है। उसके बाद जो आरोपी है हिस्ट्री शीटर है, उन्होंने खुलेआम आके पहले फायरिंग की, उसके बाद में उसको धमकाया, मारपीट की। बावजूद इसके कि पुलिस में उसने जो मोमिन है उसने 2 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि इस तरह की चीजें हैं, ये हमें धमकाते हैं, बावजूद इसके पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जी, क्या कुछ कहना है परिजनों की तरफ से? क्या पहले से कोई रंजिश बताई जा रही है? देखिए, रंजिश नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पूरा मामला टशनबाजी का है, रंगदारी का है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो पहले भी जेल जा चुके हैं और अभी जमानत पर हैं। अपनी टशनबाजी दिखाने के लिए, अपना जो रंगदारी का जो उनका बिजनेस हो उसको रखने के लिए, इस तरीके से रसूख कायम करने के लिए इसके ऊपर जो है फायरिंग की गई है, मारपीट की गई है। और बावजूद इसके इन्होंने परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी 2 दिन पहले, इस तरह ये लोग धमका रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में पुलिस की लापरवाही निकल के सामने आ रही है। इसका मतलब पहले जो 2 दिन पहले बता दिया गया था कि धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद से ही हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं आरोपियों के। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही है, अगर पुलिस की लापरवाही नहीं होती तो ये घटना शायद नहीं होती। क्योंकि 2 दिन पहले जब पुलिस को शिकायत मिल चुकी है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, खासकर उन लोगों पर जो हिस्ट्री शीटर है, जिनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है और अभी जमानत पर बाहर है। बावजूद इसके पुलिस ने इस मामले को हल्के में ले लिया और इस तरह की घटना हुई। तो ये पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही है और कहीं ना कहीं जो शरीफ लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी जान आफत में डालने वाली है। जी, पीड़ित का क्या कुछ बयान निकल के सामने आया है? देखिए, पीड़ित ने तो पुलिस में शिकायत, क्योंकि उसके चोट लगी है, पुलिस ने उसको मेडिकल के लिए भेजा है। वहीं पीड़ित साफ तौर पर कह रहा है कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती तो उसके साथ ये घटना नहीं होती, और ये तो शुक्र है कि उसके कोई जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। जी, आरोपियों की संख्या कितनी बताई जा रही है? देखिए, आरोपी जो हैं इसमें 2 हिस्ट्री शीटर हैं, जिनमें से एक का नाम जो है अंकित है और दूसरा जो है लव है। इसके साथ में 4 अन्य आरोपी हैं, कुल टोटल 6 आरोपी हैं। हालांकि पुलिस ने अभी 2 आरोपियों को दबोच लिया, बाकी के खिलाफ कार्रवाई जो गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है टीमें गठित करती है और गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ये काम जो अब किया है, ये 2 दिन पहले अगर हो जाता तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती और पुलिस का जो है मनोबल और जो पुलिस का डर है अपराधियों में बना रहता। जी बिल्कुल, जो पुलिस अभी काम कर रही है वो पहले कर देना चाहिए था, ताकि ये घटना जो है उससे होने से बचा जा सकता था। लेकिन बात की जाए तो पीड़ित के परिवार वालों की हालत इस वक्त कैसी है? क्या उनके ऊपर भी हमला किया गया था? देखिए, पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनके, क्योंकि दुकान पे ये मोमिन था, इनके साथ एक भाई बैठे हुए थे, जब ये आरोपी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं जिसमें से कुछ भी हो सकता था। हालांकि फिलहाल परिजन काफी डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपराधी जो अभी 4 बाहर हैं, कुछ भी अगर दोबारा से आते हैं और इस तरह घटना कहते हैं तो कहीं ना कहीं जान माल का खतरा हो सकता है। इसीलिए परिजनों ने SSP से भी गुहार लगाई है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और उनकी जो सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए, ताकि इस तरह की घटना आगे भविष्य में ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के NH 58 देवराना होटल के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां डीजे वाले 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है और लगभग 1 दर्जन से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि तेज गति से आ रहे अनियंत्रित डंपर ने पीछे से डीजे कावर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो एक घटना निकल के सामने आई है जहां पे 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में कई दर्जन लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। तो NH 58 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पे डंपर यमराज के रूप में निकल के सामने आया है और 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना में अनियंत्रित होकर ये पूरी घटना हुई है और इसके बाद से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है।
और कासगंज में गुरु पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किए गंगा स्नान और सुबह 4 बजे से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। साथ ही श्रद्धालुओं ने घाटों पर हर गंगे के नारे लगाए। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुलिस प्रशासन ने चारों ओर की चाक चौबंद व्यवस्था और तो मथुरा बरेली हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी है। तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर तमाम श्रद्धालु जो है गंगा स्नान करने पहुंचे थे और ऐसे में भारी संख्या जो है वो जुटती हुई नजर आ रही है। देखिए सुबह 4 बजे से ये भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पे गंगा स्नान करने पहुंचे थे। ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है और देखिए किसी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। दूर दूर तक जहां तक निगाहे जा रहे श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर निकल के सामने आ रही है। बच्चा, बुजुर्ग, बड़े, हर कोई नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो कासगंज की तस्वीरें हैं और भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जुटे हैं। यहाँ पे सुबह 4 बजे से ही भारी भीड़ लगना शुरू हो चुकी थी और ऐसे में ये तस्वीरें कासगंज से निकल के सामने आ रही है, जहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और बता दें कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान निकल के सामने आया है। बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन किया है। बीजेपी की बोलने से कुछ नहीं होता है, जयंत चौधरी ने कहा है। राजभर के बयान का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के साथ जाने की संभावना को नकारा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी विपक्ष में ही रहेंगे, विपक्षी की अगली बैठक में शामिल होंगे आरएलडी के जयंत चौधरी। तो बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन किया है जयंत चौधरी ने। बीजेपी के बोलने से कुछ नहीं होता है, जयंत चौधरी ने कहा है। इसी के साथ बता दें कि जयंत चौधरी का बयान निकल के सामने आया है। राजभर के बयान का कोई मतलब नहीं है। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। बिल्कुल ये जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है और लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। जातिवादी जहर से बचना चाहिए। जो लोग ऐसे नफरत को पनाह देते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं, वे खुद तबाह हो जाएंगे, वे खुद भस्म हो जाएंगे उन आगों में। तो मैं यही हिदायत सबको दूंगा। और बाकी चंद्रशेखर बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं। इन चीज़ों से, इन वारदातों से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिम्मत वाले हैं। मेरी उनसे बात हुई है और वो हर चीज़ के लिए तैयार है। चोट तो लगती रहती है, किसानों को भी चोट लगती रहती है, वो उनको नज़रअंदाज करता है, फिर उठता है। कल नया सवेरा है। 2024 में क्षेत्र के लिए, विकास के लिए नया सवेरा होगा। तो वही महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अजित गुट को 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। सभी एमएलए को 5 जुलाई तक लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है। विधायकों को नहीं लौटने पर भेजा जाएगा नोटिस। 5 जुलाई को एनसीपी की बड़ी बैठक होने वाली है। तो अजित के गुट को 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि 5 जुलाई तक लौट आइए। अगर नहीं लौटे विधायक तो उनको नोटिस भेजा जाएगा। और 5 जुलाई को एनसीपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो देखिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। तमाम विधायकों को कहा गया है कि आप 5 जुलाई तक लौट आइए। 5 जुलाई तक अगर आप नहीं लौटेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, नोटिस भेजा जाएगा। और 5 जुलाई को फिर एनसीपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। वहीं बदायूं के कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का शव मिला है। बता दें कि सिंचाई विभाग में चपरासी के पद पर मृतक तैनात था। वहीं सुबह पहुंचे कार्यालय के कर्मचारियों ने शव पड़ा देखकर पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस के साथ सीओ सिटी आलोक मिश्रा पहुंचे। तभी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट चुकी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग कार्यालय का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 9 गैंगस्टर्स पर एक्शन लिया है। पुलिस ने 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। एसपी राजेश द्विवेदी के मुताबिक डीएम के आदेश पर इन सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। बता दें कि नतपुरवा में देह व्यापार की बात तो वर्षों से सामने आ रही थी, लेकिन कार्रवाई अब हुई है।
और बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है, जिसमें लुटेरे ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग कर पुलिस ने पकड़ा है। बदमाशों के पास से एक तमंचा, 315, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 7,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। तो लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई है, जिसके बाद से एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके पास से कई सामान बरामद किए हैं। इसमें जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया, 7,000 रुपए नकदी और एक बाइक भी पुलिस ने बरामद किया है। और रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में 4 साल के मासूम की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बरसात में इकट्ठा हुए पानी में बच्चा डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट सहित पुलिस प्रशासन मौजूद है। सहारनपुर में हिंदू से मुस्लिम बनाने वाले गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि धर्मांतरण कराने वाली महिला पुलिस की पकड़ से अभी भी बाहर है। आपको बता दें कि जन्नत हुरे और पैसे का लालच देकर हिंदू युवक का मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण कराया जा रहा था। धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रही है। बता दें कि कई पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। ऐसे में धर्मांतरण की ये तस्वीरें निकल के सामने आई है, जहां पे एक बड़ा गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। धर्मांतरण कराने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सहारनपुर की पूरी घटना है, जहां से पुलिस ने एक धर्मांतरण के गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सफलता मिली है और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि जो महिला है वो अभी भी पुलिस के हिरासत से बाहर चल रही है। पुलिस लगातार उसको ढूंढने की कोशिश करी है, तो पैसों का झांसा देके ये धर्मांतरण कराया जा रहा था और ऐसे में पुलिस ने ये बड़ी खोजबीन की है। पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आज गुरु पूर्णिमा है। ये दिन महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। ये दिन गुरुओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस खास दिन पर सोमवार को अपने गुरुजनों की विशेष पूजा अर्चना की और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम ने बतौर पीठाधीश्वर शिष्यों को आशीर्वाद भी दिया। सबसे पहले सीएम योगी ने ब्रह्म मुहूर्त में करीब 5 बजे गुरु गोरक्षनाथ को महारोट का विशेष प्रसाद चढ़ाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी देव विग्रहों की सीएम ने पूजा अर्चना की। इसके बाद वो बाबा गंभीरनाथ, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर गए और उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं इसके बाद गौशाला में गायों और गौवंश को सीएम ने गुड़ खिलाया। तो ये तस्वीरें निकल के सामने आई। सुबह सवेरे की ये तस्वीरें बताई जा रही है जब सीएम पहुंचे थे। आज गुरु पूर्णिमा है, इसके मौके पर सीएम पहुंचे थे गोरक्षनाथ मंदिर और तमाम पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई और अपने गुरु के समाधि स्थल पे भी जाके उन्होंने आशीर्वाद लिया। इसी के साथ तमाम वहां के जो भक्तजन हैं उनको आशीर्वाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और बता दें ये तस्वीरें सुबह सवेरे की निकल के सामने आए जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला में जाके गौवंश और गायों को गुड़ खिलाया है। तो गुरु पूर्णिमा पर सीएम ने पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें कि गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और ऐसे में सुबह सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की है। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और गायों को उन्होंने गुड़ खिलाया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे उलटफेर को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन और अजीत पवार के एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर यह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार से 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा बन गया है। बघेल ने महाराष्ट्र सरकार में और उथल पुथल
होने का दावा करते हुए कहा है कि मैंने देखा है कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे थे, जबकि राज्यपाल की दूसरी ओर बैठे मुख्यमंत्री शिंदे निराश लग रहे थे। महाराष्ट्र में लगातार उठापटक चल रहा है। पिछले समय शिवसेना को तोड़ा गया और अभी एनसीपी पे। पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब वो ट्रिपल इंजन हो गया है। ट्रिपल इंजन नहीं हो गया, ये सरकार नहीं हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, 3 चक्के वाली। और मैंने देखा कि शपथ ग्रहण में फडणवीस जी और पवार जी दोनों एक तरफ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो राज्यपाल के दूसरे तरफ शिंदे जी बैठे हैं मुख्यमंत्री, तो चेहरा उतरा हुआ है। तो ये आज की जो घटना है आने वाले और घटनाक्रम के संकेत दे रहा है। मतलब अभी बहुत कुछ और बदलाव होगा और शरद पवार जी ने अभी पत्ते अपने खोले नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में जो राजनीतिक उठापटक है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इस प्रकार के जो घटनाक्रम है वो आम जनता पसंद नहीं करती। आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। सर, ये आने वाले दिनों में क्या शिंदे की मुश्किलें और बढ़ेंगी क्या? अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो तस्वीर दिखाई दी उसके बारे में मैंने बता दिया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली पहुंचे भूपेंद्र चौधरी। राजनीतिक गलियारों में बदलाव की चर्चा तेज हो चुकी है। यूपी के कुछ सांसद बनाए जा सकते हैं केंद्र में मंत्री, कुछ मौजूदा मंत्रियों को किया जा सकता है बाहर। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं यूपी के कई सांसद। ब्राह्मण, ओबीसी और दलित कोटे से एक मंत्री संभव है। सुब्रत पाठक, रेखा वर्मा, अरुण सागर का नाम भी चर्चा में शामिल है। जयप्रकाश रावत और विनोद सोनकर भी बन सकते हैं मंत्री। तो अहम जानकारी बता दें, 4 बजे मीटिंग होने वाली है मोदी कैबिनेट की और ऐसे में बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है और ऐसे में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पे चर्चा हो सकती है, फैसले भी कहीं आ सकते हैं इस मीटिंग के बाद से। और ये जानकारी निकल के सामने आ रही है जब गृह मंत्री के साथ भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं दिल्ली और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी के कुछ सांसद जो है केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुछ मौजूदा मंत्रियों को किया जा सकता है अब बाहर। तो अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी के कुछ सांसद ऐसे हैं जो कि केंद्र में केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं यूपी के कई मंत्री। इसमें ब्राह्मण, ओबीसी और दलित कोटे से एक मंत्री को लिया जा सकता है, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही। इसी के साथ बता दें कि सुब्रत पाठक, रेखा वर्मा, अरुण सागर का नाम भी चर्चाओं में शामिल हो चुका है। तो जयप्रकाश रावत और विनोद सोनकर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।